the government release all prisoners, release the curfew. महंगाई के साथ हालात क्या हैं, संसद में कविताओं और शेरों में सुनाया जा रहा है। संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन, बात दोनों सदनों की। राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नाराज हो गई? मनोज झा महंगाई पर बात कर रहे थे, इसी बीच उन्हें अचानक गुस्सा क्यों आया? मनोज झा की किस नैन सुख का जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया? आप सांसद संजय सिंह ने महंगाई पर सरकार से क्या सवाल पूछ लिया? लोकसभा में कौन सा बिल पेश किया गया? इन सभी सवालों के जवाबों के साथ हम हाजिर हैं आपके खास शो संसद में आज के साथ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास में आइए जी। हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं तो जलजले पर भी नजर डालिए कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। सुनिए ना, जवाब तो सुनना चाहिए ना, प्लीज जवाब सुनिए। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन के पटल पर पेपर्स रखे गए। हालांकि कार्यवाही ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। कुछ देर बाद हंगामा शुरू हुआ तो सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शुरुआत स्थगन से हुई। दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। सदन में डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी डॉलर की तुलना में रुपए की घटती कीमत को लेकर सवाल किया। उन्होंने क्या पूछा, सुनिए। 2013 में हमारे एक सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश का मान सम्मान गिरता है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन भी आ रहा सर, थोड़ा बनाना पड़ता है। तो सर मैं सिर्फ सीधा एक सवाल पूछा। अमृत महोत्सव में अमृत महोत्सव में क्या समाप्त होने के पहले डॉलर रुपए के मुकाबले उम्र से नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये सीधा सवाल है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के इस कमेंट पर निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। इस बीच विपक्ष की ओर से शोर किया गया तो निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात तब की इंडियन करेंसी के ऊपर उनके अपने बयान दिए, इसलिए दिए कि बाकी सभी पैरामीटर्स के ऊपर भी भारत देश का हालात बहुत गंभीर परिस्थिति में आ गए, फ्रजाइल 5 में ले आए, इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में एक हो गया था। सुनिए ना, जवाब तो सुनना चाहिए ना, प्लीज जवाब सुनिए, क्योंकि मैं प्रश्नों को ध्यान से सुनती हूं और जवाब देने के लिए कष्ट करती हूं, कोशिश करती हूं, मेरी जिम्मेदारी मानती हूं। सो प्लीज मेहरबानी करके सुनिए। तब की मुख्यमंत्री गुजरात और अब की प्रधानमंत्री जी तब ये बयान देने का कारण क्या है? इकोनॉमी में डबल डिजिट इन्फ्लेशन 22 महीने तक चला और कोई रुकावट नहीं था उसमें। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी हो गया था उस समय और भारत देश का इकोनॉमी सिर्फ वो टेपर ट्रांटम के वजह से इतना गंभीर हालत पहुंचे। आज देख लीजिए, पैंडेमिक है, पैंडेमिक से रिकवरी है, सेकेंड वेव है, ओमिक्रॉन है, यूक्रेन रशिया वॉर है, पूरे दुनिया के सप्लाई चेन टप पड़ा हुआ है। भारत देश का करेंसी अभी बरकरार और स्ट्रांग रह रही है, उसको ध्यान रखिए अमृतकाल में। वहीं राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब कोल इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ा है तो क्यों राज्य सरकारों को विदेशों से कोयला आयात किए जाने को लेकर बाध्य किया जा रहा है। आपने इसमें थर्मल पावर प्लांट्स के भी जिक्र किए हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों एक आदेश जारी किया गया आपके मंत्रालय की तरफ से कि राज्य सरकारें यानी कि पंजाब सरकार में पिछली सरकारों ने खजाना खाली कर रखा है। 10% आपने आयात का नियम बाध्यकारी कर दिया और ये कह दिया कि अगर आप 10% कोयला आयात नहीं करते तो आपको कोयला, हिंदुस्तान का कोयला, कोल इंडिया का कोयला नहीं मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोल इंडिया ने साफ तौर पे कहा है कि 32% उसका उत्पादन बढ़ा है, यानी कि 32% प्रोडक्शन कोल इंडिया का बढ़ा है,
फिर आप भारत का कोयला राज्य सरकारों को, पंजाब को, दूसरे राज्यों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आप विदेशों से कोयला आयात करने के लिए राज्यों को बाध्य कर रहे हैं? इस पर विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी करीब करीब 21% हुई है पिछले कुछ महीनों में, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी शुरू से चली आ रही है। 13-14 में हम लोगों का कंजम्पशन होता था करीब 935 बिलियन यूनिट। आज वो बढ़ करके हो गया है 1400 या उससे ज़्यादा बिलियन यूनिट। करीब 45% बढ़ा है। 2013-14 में जो था उससे 45% इंक्रीज़ किया है। आज पिछले कुछ महीनों में काफ़ी इंक्रीज़ किया है। तो कोल प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है, लेकिन उतना नहीं इंक्रीज़ किया है कि हमारा जो इंक्रीज डिमांड है उसको पूरा मीट कर सके। अगर हम आज के दिन में हमारा जो स्टॉक है वो करीब 23 मिलियन टन है डोमेस्टिक कोल का। अगर हम इसको ब्लेंडिंग नहीं करते तो हमारा आज ये स्टॉक रहता 7.8 मिलियन टन, यानी कि जो मिनिमम है उसके आसपास हम रहते। जो स्थिति आ गई थी पिछले अक्टूबर महीने में, जो सबको याद है, जिस समय कि 8 मिलियन टन घट करके हो गया था, तो उतने तक आ जाता। अभी भी प्रतिदिन जो एवरेज हमारे पिछले 3 महीने का रहा है, ये पिछले महीने या जो जुलाई ख़त्म हुआ उसमें प्रतिदिन जो हमारा कोयले का कंजम्पशन है और डोमेस्टिक कोल का जो अराइवल है उसमें करीब 1,20,000 टन का शॉर्टफॉल है। तो अगर हम नहीं इंपोर्ट करते तो आज हमारे यहाँ ये व्यापक लोड शेडिंग हो रहा होता है, जैसे कि अगल बगल के कुछ देशों में हो रहा है, लेकिन ये हम लोगों ने कर्टेल कर लिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में मंकी पॉक्स को लेकर सवाल के जवाब में कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने वायरस को आइसोलेट कर लिया है। इसके बाद मंकी पॉक्स वायरस पर रिसर्च कर वैक्सीन विकसित करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि 78 देशों में मंकी पॉक्स के करीब 18,000 मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने इसके लिए 2 इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई कर लिया है। जरूरत पड़ी तो और भी इंस्टीट्यूट्स को चिन्हित किया जाएगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ और कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए इसके साथ ही स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई। बात शुरू हुई दामों में बढ़ोतरी। प्रकाश जावड़ेकर ने दामों में बढ़ोतरी को लेकर अपना पक्ष रखा। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के बीच आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को जमकर घेरा। जिस महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया
पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर। बारी आई आरजेडी सांसद मनोज झा की। शुरुआत में ही मनोज झा से कह दिया गया कि हिंदी में बोलिए। मनोज झा ने जवाब में कहा कि हिंदी में ही बोलूंगा। पीठासीन भुवनेश्वर कालिता ने सदस्यों को बताया कि मनोज झा हिंदी में ही बोलते हैं। आगे क्या हुआ सुनिए। सर मेरा वक्त फिर से शुरू करिए, वैसे भी बहुत बुरा वक्त चल रहा है। शुरू नहीं हुआ है। मनोज झा के कमेंट के बीच टीका टिप्पणी की जाती रही। इससे वो नाराज हुए। मनोज झा ने इसके बाद ये कह दिया, कैन आई हैव आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास प्राइस राइट में आइए। जी मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है, सब सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर। अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है सर, काटते जाइएगा 10 में 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, 1 महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000। आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। सर एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी सर। पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है, सर कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर मैं बार बार मैं देख रहा हूं क्रैडल टू ग्रेव, हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक। आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिस पे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मनोज झा के नयन सुख वाले कमेंट पर जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज किया। विगत कई दिनों के उग्र वाक युद्ध के बाद आज यह चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के कई सदस्यों का बड़ा आक्रोश, आवेग और नयन सुख की कथा। अब ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने की संभावना है 0%। विषय पे आ रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं क्यों विषय बता रहा था। अरे हमारी हालत तो वो है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पे आते हुए हिचकोले को देखो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी भी कांटे बिछाता रहे और कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। कि महंगाई की जब बात होती है सभापति महोदय, तो सिर्फ पिछली सरकार के जमाने की बातें नहीं बताई जाती। हम लोगों से कहा जाता है, आज तो यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है लोगों के वीडियो, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। मुझे याद आता है सभापति महोदय, हम 2022 में हैं, ठीक 50 साल पहले 1972 में। आज है रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% और उस समय क्या थी, -0.55%। और इतना ही नहीं था,
इतना ही नहीं था, याद करिए उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी थी, 16%, 28% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 91 में सोना गिरवी रखा गया, कहते हैं उससे बुरी स्थिति थी। इसलिए मेरा मानना है कि जो बातें कही जा रही हैं वो यथार्थ पे कहें। मैं समराइज करते हुए कहना चाहूंगा, महंगाई को लेकर कितनी शिद्दत है हमारे विरोधियों में, हमें ध्यान आता है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जिक्र किया गया कि 1 साल पहले जयपुर में एक रैली की थी महंगाई के लिए, मगर उस रैली में महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के चिर युवा नेता ने 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी यह दर्शाता है कि दिल में क्या है और वास्तविकता में क्या है। परंतु इससे मुझे एक बात याद आई, मुझे लगा कि उनकी सोच बहुत सही थी, क्योंकि जिस जमाने में I have to call the other person. I'm sorry. Please. बस मैं समाप्त करता हूं, करिए। बस 2 लाइनें समाप्त कर रहा हूं। जिस जमाने में, याद करिए, जब उनकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी, जिसको मजाक बनाया जाता था, हम लोगों का कहा जाता था ये 2% हिंदू ग्रोथ रेट है, और अब 8.5% है, ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। इसलिए ये अंतर है, जिनको नहीं समझ में आता था उनसे अब तक। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सारे आंकड़े थे, उसमें ना जाते हुए, हां, शक्ति सिंह जी ने कहा ईमानदारी से स्वीकार करिए कि महंगाई है। हम कहते हैं हां बिल्कुल है जनाब, मगर इस समय चमन में बाहर का नहीं खिजा का माहौल है। इसके बावजूद हमारे माली ने जिस ढंग से सींचने का प्रयास किया है, और आपने जो किया था, ये पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं, महंगाई को लेकर जो थोड़ा कष्ट हो रहा है जनता का, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं, सुनिए सुनिए, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। महंगाई का मुद्दा वाकई व्यापक है, खामियां गिनाई जा रही हैं, समाधान भी खोजा जा रहा है। राज्यसभा में किस्सों के साथ कुछ तंज भी उठे हैं, सब सुना और दिखाया जा रहा है। खैर, अब बात लोकसभा की। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिए। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि आप सभी एक दूसरे को संबोधित करते हुए बात ना करें, चेयर को संबोधित करते हुए बात की जाए। लोकसभा में पेपर्स को सभा के पटल पर रखा गया। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक महत्व के अर्जेंट मामलों पर चर्चा हुई। इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही जब फिर से शुरू हुई तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार की ओर से पेश किए गए विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। सदस्यों ने इस पर अपने अपने मत रखे। तो ये सब हुआ आज संसद में। आगे कार्रवाई कल क्या होता है वो भी हम लेकर फिर से हाजिर होंगे। आपके लिए ये लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।